देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर वो आपसे सेपरेट एक्टिविटी पूछता था, वो पूछता था या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताओ, या पूछता था फाइनेंसिंग क्या बताओ, या इन्वेस्टिंग क्या बताओ। ठीक है, अब ये क्या आपसे क्या कर रहा है, ये तीनों एक्टिविटीज पूछ रहा है। तीनों एक्टिविटी मतलब हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसके बाद फाइनेंसिंग और लास्ट में अपन देखेंगे इन्वेस्टिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ अकाउंट्स बनाने सिखाए थे, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, मशीन का अकाउंट है ना, यानी एसेट्स का अकाउंट। आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले यहाँ पर ये एसेट्स के अकाउंट, फिक्स एसेट्स विदाउट डेप्रिसिएशन और सॉरी विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिक्स एसेट्स के अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये तो आपको हर बार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एसेट्स परचेज एंड सेल करेगा। तो फिक्स एसेट्स का तो अकाउंट हमेशा ध्यान रखना आपको बनाना है। क्लियर? तो वर्किंग नोट में सबसे पहला ही काम हमारे क्या होगा, फिक्स एसेट्स का अपन को अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार पहले क्वेश्चन को समझना पूरा, कौन सी एक्टिविटी कहाँ जानी चाहिए उसके बारे में अच्छे से दिमाग लगाना। अगर आपने सारी चीजें याद कर रखी है तो आसान है, नहीं तो फिर टफ होना हमारे लिए। एक बार रीड करवा रहा हूं पूरा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मोहन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखी है एक पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट में इसने बोल रखा है शेयर होल्डर फंड, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझ से रहना, इसने आपको 2 साल के डेटा दिए। 2016 में हमारे पास इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल जो थी वो कितनी थी, 2 लाख, और अगले साल ये शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख, यानी 1 लाख बढ़ी। अब बताओ शेयर कैपिटल बढ़ने का क्या रीजन होता है, हमने शेयर इश्यू किए मार्केट। अब शेयर इश्यू करना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब शेयर इश्यू किए तो बताओ पैसा आया कि गया, आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके इसको ऐड करना। क्लियर हुआ पॉइंट? अगला रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का हमेशा ध्यान रखना, जो बैलेंस दिया होगा आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही नेट प्रॉफिट होता है हमारे पास। ठीक है, अब किसी की बुक्स में शायद ये 2,70,000 और 2,20,000 समथिंग कुछ है, नहीं इसमें मिसप्रिंट है शायद, हाँ, तो इसको चेंज करें आप। रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, इसको करें 2,20,000, और 2017 में जो 2 लाख लिखे उसको करेंगे आप 2,70,000, तो इसका डिफरेंस आएगा आपके 50,000। समझ गए? 2,20,000 और 2,70,000। तो अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा इस साल का कितना आएगा, 50,000 रुपए, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, आगे नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको 2016 में लोन दिया हुआ 1 लाख का, और 2017 में लोन कितना हो गया, 80,000। ध्यान रखना, अभी अपन एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आगे आपके ना इसके रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएगा, जहां इन डेप्थ में बताएगा कि हर एक आइटम में क्या क्या था, वहां से अपन और देखेंगे। बट फिलहाल यहां देखने से क्या पता चल रहा है, बताओ लोन 1 लाख का था ओपनिंग में, बाद में 80,000 हो गया, कम हो गया। तो कम कब हुआ, जब हमने पे किया होगा, है ना। तो हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया। बताओ कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, पैसा गया माइनस करना। फिर आगे ट्रेड करंट लायबिलिटीज दे रखी है। करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ, इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, वहां एड और लेस करते हैं। फिर आइए सीधा अगले में नॉन करंट एसेट, जिसमें दिया हुआ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या रहा, ओपनिंग में 3,20 था और लास्ट में कितना हो गया, 5 लाख। तो फिलहाल इसको देखने से पता चल रहा है हमने इस बार एसेट्स खरीदी होगी, बट इसने एक्स्ट्रा में कुछ और भी बोल रखा है, वहां से अपन को इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी, है ना। तो इसका तो अभी अपन अकाउंट बनाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के। फिर अपन को दे रखी है करंट एसेट्स। अगेन करंट एसेट्स में जो चेंज आया वो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में एड या लेस होगा। लेकिन इसमें सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब पूरा हमारा कैश फ्लो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा कैश फ्लो बन जाएगा तीनों एक्टिविटीज से, तो लास्ट में जो फाइनली आंसर आएगा तीनों का एग्रीगेट, उसमें अपन ओपनिंग वाला बैलेंस जो है कैश का वो जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो क्लोजिंग वाले कैश से मैच करेगा। तब तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्लियर? अब आइए देखो पीछे इसने नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या था हमारे पास। पहले इसने बोल दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या था, बैंक लोन। तो ये हमें इसने बता दिया बैंक लोन था, यानी हमने लोन का इस बार क्या किया, रीपेमेंट किया होगा। फिर इसने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड, ये शायद कुछ बुक्स में नहीं होगा, नहीं है, तो ध्यान से सुनना। प्रपोज डिविडेंड जो है वो ओपनिंग वाला लेना होता है अपन को, कौन सा, ओपनिंग वाला। और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड,
क्या होगा, एड। और दूसरा है फाइनेंसिंग में से लेस होगा, हमने पे किया है, डिविडेंड पेड कहाँ कहाँ आता है, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में से लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है यानी फाइनेंसिंग आइटम है, और जब अपन ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो इसे खर्चा मानकर, एक्सपेंस मानकर हमने माइनस कर दिया, यानी हमने ऑपरेटिंग में शामिल कर लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में से वापस इसके इफेक्ट को हटाना है और कहां ले जाना है, फाइनेंसिंग में। यानी पहले जो जोड़ा, सॉरी पहले जो घटा दिया वापस जोड़ो, और कहां से घटाना है, फाइनेंसिंग में से। क्लियर। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड हमेशा ध्यान रखना दो जगह आते हैं, कहां कहां, ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं पेड वाले, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा। यही दोनों चीजें अगर अपन को मिले, डिविडेंड रिसीव हुआ और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये किस पर होता है, इन्वेस्टमेंट पर। ब्याज मिलता कब है, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। डिविडेंड मिलेगा कब, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। यानी ये दोनों चीजें क्या है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है ना। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव जो है वो ऑपरेटिंग में से लेस होता है और इन्वेस्टिंग में जाके ऐड होता है, क्योंकि वो वहां की इनकम। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते, ध्यान रखो। ठीक है, वापस बताओ, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, दो जगह इफेक्ट होगा। पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में से लेस होगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग में लेस होगा और इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। क्लियर। चलिए, तो इसका तो ट्रीटमेंट हो गया, सिर्फ ओपनिंग वाले को छेड़ना, फिर से सुन लेना, क्लोजिंग वाले को देखना ही नहीं है। फिर आगे फिक्स एसेट दे रखी है अपने को 6 लाख, इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अकाउंट किसके बनेंगे, फिक्स एसेट्स का भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, फिर इसने लास्ट में नेट अमाउंट निकाला। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या थे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, अलग अलग चीजें दे रखी है, तो अलग अलग चीजों का देखना पड़ेगा अब अपने को, डेटर्स क्या होंगे, बिल्स रिसीवेबल क्या होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया, उसमें बैंक बैलेंस है, ये भी आ गया। अब लास्ट में इसने बोला मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 50,000। एक मशीन थी जो हमने 80,000 में खरीदी थी, उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 50,000। तो बताओ इसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 30,000। 30 वाली चीज मैंने बेच दी कितने में, 20,000 में, तो मुझे 10,000 का क्या हुआ, लो। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन अकाउंट्स में भी शो करनी है। ठीक है, अब बताओ ये जो पॉइंट आया, इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा। एक तो हमने मशीन बेची, पैसा आएगा, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा, बेचने पर लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ठीक है, और दूसरा, अब जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे, मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा अब अपने को, तो वहां से हमने इस साल एसेट्स खरीदी कितनी वो निकलेगी, बेची कितनी वो तो दे रखा है, तो खरीदी कितनी है वो वहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा। दूसरी चीज, इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कहां दिया क्वेश्चन में, वो वहां पर आए निकलने वाला है। सर डेप्रिसिएशन ये है क्या, जो 80,000 के एसेट थे उस पर 50,000 डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ये 50 तो सिर्फ इस एसेट का है, इस साल दूसरी भी तो एसेट थी हमारे पास, तो कुल मिलाकर इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा वो कहां से निकलेगा पता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको क्या कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन का अकाउंट ही बनवा रहा हूं इस साइड में। वैसे मैंने आपको पहले बनवाया था, अब प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन में आया है, तो समझो इसको करना कैसे अपने को। किसका अकाउंट बना रहा हूं, मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां मैं लिख देता हूं मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और साथ में पता है क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बताइए मशीन का ओपनिंग बैलेंस, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में मशीन थी, ओपनिंग में कितने था, मशीन का बैलेंस देखो जरा। अच्छा, मैं यहां पर है ना मशीन की जगह ऐसा लिख दूं फिक्स एसेट्स, इसमें सब आ गई ना, फिक्स्ड एसेट। अब देखो फिक्स एसेट्स का ओपनिंग में बैलेंस कितना था, 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीडी। एसेट्स का बैलेंस कहां आता है, डेबिट में, और लाइबिलिटी का बैलेंस कहां आता है, ओपनिंग क्रेडिट में।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइफ की होती है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट का बैलेंस यहां से देखूंगा या पीछे देखूंगा, एडिशनल पॉइंट में जो है पीछे, जब भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है ना तो वहां से अपन को कैलकुलेशन देखनी है नोट्स अकाउंट्स में, ठीक है। देखो जरा, फिक्स एसेट ओपनिंग में कितने की थी? ओपनिंग में थी 4 लाख और क्लोजिंग में 31 मार्च 2017 को कितनी हो गई? बाई बैलेंस सीडी 6 लाख, ठीक है। अब साल के दौरान क्या क्या हुआ, हमने एक मशीन बेची। अच्छा, प्रोविजन का भी एक बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग में कितना था इसका? बाई में आएगा, बाई बैलेंस बीडी अकाउंट करवा चुका हूं आपको मैं ये। ओपनिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 80,000। क्लोजिंग में कितना हो गया? टू बैलेंस सीडी 1 लाख, ठीक है। अब सुनना, मैंने आपको बोला था कि अपन ये अकाउंट कब बनाते हैं? हम ये तब बनाते जब हम हमारे फिक्स एसेट्स के अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हर साल, लेकिन जिस साल मैंने कोई एसेट्स बेच दी उस साल, अच्छा डेप्रिसिएशन हर साल कहाँ जाता है? अगर मैं ये प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनाता हूं तो हर साल डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठा होता है, यहाँ बाई साइड में। मैं बाई डेप्रिसिएशन करके इसको बढ़ाता रहता हूं जब तक वो एसेट बेच नहीं दे, और जिस दिन मैंने वो एसेट बेच दी उस दिन इसमें पड़ा हुआ डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन? जो एसेट बेची है उस पर यहां से उठाना है और इस अकाउंट में डाल देना, ठीक है। अब 80,000 की जो एसेट थी जो हमने इस बार बेची है उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन जो लगा होगा वो इस अकाउंट में पड़ा होगा। कितना? 50,000, ठीक है। कहां पड़ा होगा? क्रेडिट साइड में। तो मैं उसे उठा के उस अकाउंट में डालूंगा तो कहां लिख दूंगा? डेबिट साइड में। यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहला ही काम, जो एसेट्स बेची उसका डेप्रिसिएशन यहां से उठाओ या ट्रांसफर करो। क्या लिखूंगा? टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, यहां से उठा के कहां डाल दिया? फिक्स्ड एसेट्स, और यहां लिख देना डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड। जो एसेट्स बेची उसका डेप्रिसिएशन कितना था? 50,000। ये यहां आएगा तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप क्या होता है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। कितना? 50,000। ये हमारा पहला काम हो गया। अब इससे हमने बेच दिया था एसेट्स को, बेचा तो एसेट्स कम होगी, एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स को डेबिट में लिखता हूं, कम होती है तो क्रेडिट में लिखता हूं। बाई में लिखूंगा जो मैंने बेचा, बाई कैश सोल्ड। कितने में बेची? 20,000। और तीसरा पॉइंट अब इसके ऊपर, बेचा है तो लॉस भी हुआ, और लॉस का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। क्या था लॉस का फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल वैल्यू। लॉस हुआ तो अपन कहां लिखते हैं? बाई साइड में, बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल, लॉस ऑन सेल। कितना हुआ लॉस? बताना जरा। 80,000 की चीज थी जिसपे 50,000 डेप्शन लग गया तो बची 30,000, उसको हमने 20 में बेच दिया तो 10,000 का में आ गया लॉस, ठीक है। अब क्या करना है? सारी चीजें हमने लिख दी। अब पहले तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ध्यान से देखो। मैंने कहा 4 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बेचा जो, ठीक है। और बेचा तो 2 चीजें और साथ में आएगी, उसका डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, कि बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब जो चौथी चीज मिसिंग है, पता क्या? हमने इस साल खरीदी एसेट, वो कितने की खरीदी वो मिसिंग है, यहां से वो निकल जाएगा। इसकी टोटल करूंगा 6 लाख, कितने? 70 और 80, 6,80,000। इस 6,80,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 2,80,000 क्या आएगा? टू कैश ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो यहां से एक चीज पता चल गई, एसेट खरीदी कितनी और बेची कितनी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन ये जो लॉस है ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेचा पैसा आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, खरीदा पैसा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कहां से निकलेगा? वो इस अकाउंट से निकलेगा, क्योंकि हर साल डेप्शन कहां लगाते हैं अपन? इस अकाउंट। ये तो जिस साल एसेट बेचते उस साल यहां से निकाल के मुझे यहां ट्रांसफर करना होता है, बाकी हर साल डेप्शन कहां जाता जाएगा? यहां बाई साइड। तो अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो पता है क्या होगा? क्या होगा? डेप्रिसिएशन इस साल का बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा डेप्रिसिएशन। कौन सा वाला? ये वाला, ये नहीं,
ये तो जो बेची उसके ऊपर आज तक लग गया, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जो भी था वो इस साल का डेप्शन वहां पर ऐड होता है, वो ये होता है। ठीक है, चलिए, तो इससे अपन को एक चीज पता चल गई, क्या क्या लॉस कितना हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अकाउंट तो हमेशा ध्यान रखना आपको बनाना ही है भाई। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस साइड और बनाने की जरूरत पड़ जाए आपने। ये मैंने बना लिया क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब तीनों एक्टिविटीज साथ चल रही है, ध्यान रखना। तो इसलिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा फर्स्ट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें अपन को लिखना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है इसकी, नेट प्रॉफिट से। जो कितना आया था, साल के एंड में 270 हो गया, साल के स्टार्टिंग में 2,20,000 था, तो इस साल 50,000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस जो होता है वो प्रॉफिट होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें अपन को कुछ आइटम्स ऐड करनी है, कुछ आइटम लेस करनी है। कौन कौन सी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको लिखवाया है ना, उसको रट्टा मार लो। क्या क्या रट्टा मारा, एड में 5-6 आइटम थी, लेस में 3 आइटम थी, है ना, उनको ढूंढो। नहीं तो क्वेश्चन वाइज चलो, ठीक है, कि जैसे जैसे पता चलता रहे वैसे वैसे लिखते जाओ। वैसे बेस्ट ये है कि हमने याद कर रखा है। बताओ ऐड क्या क्या करते थे। सबसे पहले डेप्रीशिएशन, देखो वो रहा, डेप्रीशिएशन ऐड करते थे। जो कहां से निकाला, इनका नाम रखता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर इसको दे देता हूं फर्स्ट, और वर्किंग नोट इसको दे देता हूं सेकंड। कितना आया इस साल का डेप्रीशिएशन, 70,000, वर्किंग नोट नंबर सेकंड। फिर आगे बताओ और क्या ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है। रिटर्न ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स का कुछ भी अपने को जिक्र इसने नहीं किया। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हाँ वो रहा। ठीक है, देखो मैंने पीएनएल लिखा है, इसका मतलब समझते हो कि पीएनएल में गया था, है ना। ये पीएनएल से एडजस्ट हो गया, माइनस हो गया। हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या विक्रम, विक्रम बेताल वाले कान सुनिए बेटा, खोपड़ी यहां रखो, मैं तो सुना दूंगा अभी यही पे। ऐड क्या क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कितना आया, 10,000। फिर क्या क्या ऐड करते थे, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। डिविडेंड है यहां पर साल के स्टार्टिंग का, देखो प्रोविजन। तो यहां अगर डिविडेंड कभी दिया हुआ हो तो डिविडेंड हमने इस बार पे किया, डिविडेंड पेड। ये हमेशा ध्यान रखना, मानना है कि साल के स्टार्टिंग में जो डिविडेंड था वो हमने इस साल पे किया है। ठीक है, ओपनिंग वाला आएगा। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि हम अगले साल जो डिविडेंड देंगे वो इसी साल प्रपोज कर दिया, प्रस्तावित। ठीक है, ये मतलब होता है प्रपोज का। ठीक है, तो अगले साल हम देंगे। अब ये जो ओपनिंग वाला डिविडेंड है ना, पिछले साल ही डिक्लेयर हो चुका था कि हम अगले साल देंगे, तो हमने ये माना ये इस साल पे हुआ है। और जो इस साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो तो अगले साल पे होगा। इसलिए अपन यहाँ पर कौन सा लेते हैं, सिर्फ ओपनिंग वाला, ये मानते हुए कि इन्होंने इस साल ये पे किया होगा। ठीक है, बताओ जरा ओपनिंग वाला डिविडेंड कितना था, 60,000। क्लियर। और क्या क्या ऐड करते हैं, वो तो हो गया, वो है ही नहीं हमारे पास, जनरल रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, अब सीधा जाओ लेस। लेस में क्या क्या करते थे, रिटर्न बैक फ्रॉम जनरल रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो थे ही नहीं हमारे पास, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं थे तो इनकम भी नहीं है ना। और इनकम और इन्वेस्टमेंट भी लेस करते थे, पता है ना क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग की होती थी, इसलिए यहाँ से हटाते थे। इन्वेस्टमेंट है नहीं तो इनकम भी नहीं है, तो लेस वाली कोई भी चीजें आपको यहाँ पर नहीं दे रहे। बस पहले तो इसको ऐड करो, अब इसका इफेक्ट बाकी है। फिर इसमें अपन ऐड और लेस करेंगे, बताओ क्या, ऐड और लेस, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कई तो धुन में ही चल रहे हैं, उनको चेंज इन इन्वेंट्री याद आ रहा है।
चेंज इन वर्किंग कैपिटल। होता ना कई बार भावुक हो जाता है बैठे हुए। एड क्या क्या होता था भाई? एड होता था डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एग्जाम में पूरा लिखना है, CACL नहीं होना चाहिए ना। फिर लेस करेंगे इसमें से, बताओ क्या? इसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे सीधा बैलेंस शीट में, ठीक है? पढ़ो। अच्छा, पीछे भी है ना कुछ दिया हुआ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बारे में, जो है शायद ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना? तो पहले आ जाइए पीछे, देखो लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल, पीछे उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अपन यहीं से सीधा आंसर निकालेंगे, है ना? ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी ट्रेड पेबल्स पहले 140 से फिर 120 हो गए, क्या हुए? कम हुए। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगा, क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल कितने कम हुए भाई? 140 माइनस 120, 20,000, ठीक है? फिर आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ध्यान रखना डिविडेंड वाला ही था पॉइंट, छेड़ना नहीं है उसको, नहीं छेड़ना है। डिविडेंड का एडजस्टमेंट यहाँ ओपन ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ गए? डिविडेंड उसमें ही तो था, पीछे लिखा हुआ ना, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, उसको हमने कंसीडर कर लिया ना, ठीक है? फिर आ जाइए अब कहां पर? करंट एसेट्स में। पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 1,30,000 था, 1,50,000 हो गया। अलग से क्या हुआ? क्या बढ़ा? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या होगा? लेस। क्या लेस होगा? इन्वेंट्री। जाग के भी सोना किसको कहते हैं? हमारी कक्षा में आइए बताएंगे हम आपको, ना बहुत महान महान व्यक्ति हुए हैं हमारी कक्षाओं में, है? अरे अरे कितनी दुखद कहानी है हमारी। ट्रेड रिसीवेबल्स, पीछे देखो इसने पॉइंट दे रखे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, है ना? नोट्स टू अकाउंट्स में डेटर्स, डेटर्स थे हमारे पास पहले 1 लाख से, फिर 60,000 हो गए, ये तो क्या हुए? कम हुए, ठीक है? अच्छा, पता है वैसे आप वहां से डायरेक्टली अमाउंट उठाते ना तो भी हो जाता, क्योंकि नेट इफेक्ट ही तो आने वाला है, तो आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, नहीं तो अपन चलो इसको टुकड़ों में कर लेते हैं। डेटर्स क्या हुए? कम हुए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? तो यहां लिख देता हूं डेटर्स, 1 लाख माइनस 60,000, कितने डिक्रीज हो गए? 40,000। फिर बिल्स रिसीवेबल, पहले 20,000 थे फिर 30,000 हो गए, ये इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा, तो क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल 30,000 माइनस 20,000, कितना आएगा? 10,000। बस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का भी एडजस्टमेंट हो गया। अब इसको करेंगे क्लोज, और यहां से पता क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा नेट, अच्छा इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो ही हो रहा है ना। नेट कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पॉजिटिव जा रहे हैं अपन, पैसा आया ज्यादा है। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में नाम देंगे इसको ए। यहीं से अपन बी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, यस, वो सबसे लास्ट में आएगा बेटा, सबसे एंड में। हाँ भाई, नेट नहीं देखना ना अपनी, तो अपन इसकी भी टोटल करनी है। या 1,90,000, इसमें 40,000 ऐड करूंगा, ये सारी चीजें लेस करूंगा, प्लस 40,000 माइनस 190 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10, 1,80,000। अब ये तो हमारा क्या है अभी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी साथ में लेनी है अपन को यहाँ पर। अब दूसरी एक्टिविटी अपन स्टार्ट करेंगे, कौन सी? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमारे पास कितने पॉइंट है? सिर्फ 2, एक तो था शेयर, एक था लोन, ठीक है? शेयर के ऊपर पहले शेयर्स की बात करें अपन तो
इसमें कुछ आइटम ऐड होगी और कुछ आइटम लेस होगी। ये जो दोनों एक्टिविटी आप देखते हो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसमें सिर्फ इतना देखना है कि पैसा आया या गया। शेयर इश्यू किए, पैसा आया या गया? पैसा आया, ऐड करेंगे, है ना। तो क्या लिखना है? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए हमने? 1 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, ठीक है। क्या शेयर से रिलेटेड कुछ और आइटम था? यस, हमने डिविडेंड पे किया इस बार, किया। वो डिविडेंड यहाँ ऐड क्यों किया? क्योंकि ये फाइनेंसिंग आइटम थी, गलती से आपने ऑपरेटिंग में से माइनस कर दिया, तो हमने पहले यहाँ जोड़ा और अब घटाएंगे कहां से? यहाँ, है ना। तो डिविडेंड पेड यहां से लेस होगा। डिविडेंड पेड कितना पे किया भाई? 60,000। साथ में हमने एक चीज और पे करी, क्या? लोन पहले 1 लाख का था स्टार्टिंग में और बाद में कितना हो गया? 80,000। तो हमने 20,000 का लोन क्या कर दिया? रीपे कर दिया। तो क्या लिखेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस 80,000, तो कितना? 20,000, ठीक है। ये अमाउंट आया हमारे पास और वो अमाउंट हमारे यहां से गया। जो आया उसको ऐड करेंगे और जो गया उसको लेस करेंगे। नेट अमाउंट हमारे पास कितना बचा बताओ? 20,000, 20,000। 1 लाख आए, 80,000 गए, बचे 20,000। क्या लिखेंगे इसे अपन? नेट कैश इनफ्लो। हाँ, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बी, ठीक है। अब सी पॉइंट क्या हुआ? मोनिका जी टेंशन में क्यों लग रही हो? थोड़ा जगह का अभाव है हमारे पास, है ना, इसलिए मैं यहां पर करवा रहा हूं। एक काम करो, आप पहले वर्किंग नोट उतार लो, मैं वो वर्किंग नोट मिटा दूंगा। यहां तो 20 आ रहा बेटा, 11 तो चेंज कर लो, जल्दी उतारो फटाफट। अब मैं ये दोनों अकाउंट्स मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ये दोनों अकाउंट्स मिटा के लास्ट जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, वो इधर करवा रहा हूं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इसमें ना 2 चीजें आई थी, याद है ना। एक तो हमने एसेट खरीदी थी यहां पर टू कैश, एक बेची बाय कैश। ये 2 ही एक्टिविटी वहां जाने वाली बस, बाकी इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं है। हाँ, तीसरी एक्टिविटी इसी के जस्ट नीचे से आपको चालू करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? 3 चीजें याद रखेंगे। फिक्स एसेट खरीदना या बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, और इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इनकम। बस 3 ही चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। हमने एसेट खरीदी भी थी, बेची भी थी, इन्वेस्टमेंट अपने को दिए हुए नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं दिए हुए तो इन्वेस्टमेंट के परचेज और सेल की तो बात ही नहीं आती और इनकम की भी कोई बात नहीं आएगी। यहां पर सिर्फ हमने क्या किया है? एक एसेट खरीदी भी है और एक एसेट बेची भी है। तो बताओ, बेची तब तो पैसा आएगा कि जाएगा? बेचा, यानी क्या लिखेंगे? सेल ऑफ मशीन। मशीन बेची, पैसे आए, कितने में बेची? 20,000 में। और मशीन का अकाउंट बनाकर हमने वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाला था टू कैश, जो हमने इस साल एसेट खरीदी तो पैसा आया या गया? गया, ठीक है। तो यहां से करेंगे अपन क्या? लेस। क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीन। कितने की खरीदी थी? 2,80,000। ये आ गया माइनस में। अब बताओ, यहां से इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो मतलब पैसा आया या गया ज्यादा है? यहाँ गया ज्यादा है। 2,60,000 रुपए अपन माइनस में आ गए, तो 2,60,000 यहां पर क्या आएगा? माइनस का आएगा। इससे अपन बोलते हैं नेट कैश आउटफ्लो।
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, 3 पॉइंट। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों एक्टिविटीज को एक साथ लेके आना और देखना नेट कैश आया या गया। ठीक है, ध्यान से समझना अब इसको। ये रही फर्स्ट एक्टिविटी, 1,80,000 आए, पॉजिटिव है। यहां से 20,000 और आए तो 2 लाख रुपए टोटल आए और 2,60,000 गए, तो नेट हमारे यहां से पैसा गया जाता है ना। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, और यहां लिखना है A प्लस B प्लस C, तीनों एक्टिविटी को आप कंबाइन करना है। ठीक है, पहली एक्टिविटी ये रही, 1,80,000 हमारे पास प्लस हुआ प्लस 20,000 हमारे पास और आए और माइनस 2,60,000 हमारे यहां से गए। तो नेट हमारे यहां से 60,000 रुपए गए हैं, तो 60,000 आ गया हमारा माइनस में आंसर। अब क्या करना है, अब इसमें करना है अपने को ऐड। नेल साहब, जो आपने पूछा सर कैश का क्या करना है, केस का ओपनिंग बैलेंस में यहां पर ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करेगा। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको पता होगा आपने सही किया है नहीं किया। क्यों? क्योंकि आंसर आपके सामने। इसमें ओपनिंग जोड़ूंगा तो आंसर क्लोजिंग वाला आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। इसमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था देखो जरा ओपनिंग बैलेंस कैश का। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 90,000। अब समझना, 90,000 प्लस के साल के दौरान 30,000 गए, इसको दोनों को ऐड करना ना। ऐड करने का मतलब क्या है, प्लस के 90,000 और माइनस के 60,000, यही तो हुआ। कितना आएगा आंसर पता है, 30,000। और देखो जरा क्या 30,000 हमारे क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है क्या? यस, एग्जैक्ट सही है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। फटाफट छाप